अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक which is lipids. Lipids are very important biomolecules which are not only important as a dietary constituent because they provide high energy values, but they are also important because they are responsible for transferring the fat soluble vitamins in the body and essential fatty acids. All of these things are present in fats of natural food. So lipids are a very important group of compounds which is very useful for a living body. So first of all, how do we define a lipid? Lipids are a heterogeneous group of organic compound that are important constituents of plant and animal tissues and share the common property of hydrophobicity. अच्छा, इसमें आप देखें कि जैसा से हमने प्रोटीन्स की डेफिनेशन की थी या कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की थी, वी हैड अ केमिकल डेफिनेशन कि हमें पता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं, तो और उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देंगे। या ऐसे अगर हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनको हमने अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स का नाम दिया। बट लिपिड्स आर अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस लिपिड्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं, जब उनको डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली लिपिड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जो उनकी अपीयरेंस है, जो उनकी सॉल्युबिलिटीज हैं, वो सब आपस में रिलेट करती हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो वी आर कॉलिंग इट अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन सब में एक क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के, और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि दे शेयर हाइड्रोफोबिसिटी। मीन्स हाइड्रोफोबिसिटी, दे ऑल आर insoluble in water content. They are arbitrarily classed together according to their solubility in organic solvents such as benzene, ether, chloroform, carbon tetrachloride. इस ये तमाम जो solvents हैं, we call them as fat solvents. के जो भी lipid compounds हैं, they can easily be dissolved in such solvents and their insolubility in water. Their solubility properties are a function of their alkane-like structures. व्हाट इज एन अल्केन? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनका उस कंपाउंड का हम नाम देते हैं अल्केन का। इनकी जो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज है लिपिड की, वो इसी वजह से होती है कि मोस्टली लिपिड्स हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ ब्लूर क्राइटेरिया फॉर लिपिड। अभी हमने जो डेफिनेशन लिपिड की हमने पढ़ी है, दैट डेफिनेशन इज क्वाइट वेग वन। एक साइंटिस्ट था हमारे पास ब्लूर, जिसने लिपिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसने लिपिड्स की एक डेफिनेशन से ज़्यादा उसको उसने क्राइटेरिया का नाम दिया है कि आप क्या एक क्राइटेरिया सेट करेंगे किसी भी कंपाउंड को एज ए लिपिड क्लासिफाई करने का। तो सबसे पहला क्राइटेरिया उसने कहा कि इफ़ अ कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट कैन बी कॉल्ड अ लिपिड। सेकेंड उसने क्राइटेरिया दिया solubility in one or more organic solvents such as ether, chloroform, बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा, द फैट सॉल्वेंट्स। जो भी ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो फैट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो तमाम के अंदर अगर किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है, यू कैन क्लासिफाई दैट कंपाउंड एज अ लिपिड। सम रिलेशनशिप टू फैटी एसिड एज ईस्टर्स, आइदर एक्चुअल और पोटेंशियल। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस कंपाउंड को हम लिपिड क्लासिफाई करने जा रहे हैं, इट मस्ट हैव अ रिलेशनशिप टू फैटी एसिड। या तो वो फैटी एसिड के साथ ऑलरेडी ईस्टर फॉर्म में मौजूद हो, या उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो कि वो फैटी एसिड्स के साथ ईस्टर बना सकता है, या वो हाइड्रोलिसिस के बाद फैटी एसिड के हाइड्रोलिसिस के बाद वो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप उसका फैटी एसिड के साथ भी होना चाहिए। Last very important criteria was possibility of utilization by living organism. अगर किसी कंपाउंड में ये चारों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, only then you can classify that compound or define that compound as a lipid. Number one property, it should be insoluble in water. Number two, the solubility in should be in the organic solvent. Number three, there must be a relationship to fatty acids. Number four, that compound must be utilizable by the living organisms.
So until now we have established what compounds can be classified as lipid. Now what are the major functions of lipid in human body? Number one, they serve as structural components of biological membrane. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइपोप्रोटीन्स होती हैं. व्हाट आर दोस लाइपोप्रोटीन्स? लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके वो लाइपोप्रोटीन्स बना रहे होते हैं. ठीक है. सो एवरी सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन और हमारी बॉडी में हर जगह लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. Second major function is they provide energy reserves predominantly in the form of triglycerides (TGs), also called as triacylglycerol and we abbreviate it as TAGs. ठीक है. ट्राइग्लिसराइड और triacylglycerol both are same thing. इसको हम TGs भी कह सकते हैं और TAGs भी कह सकते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी में जितनी भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं all of those are stored as TGs और TAGs. ठीक है. Okay. The third major function is lipid and lipid derivatives serve as biologically active molecule exerting a wide range of functions. ठीक है. हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं. इट मीन्स दे इंटरेक्ट विद द फॉरेन पार्टिकल्स एंड विद इन बॉडी. तो उन सब की स्पेसिफिक उनके स्टिमुलस होते हैं और जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक तरह के रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं. लिपिड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स आर पार्ट ऑफ सच रिस्पॉन्सेस. Lipophilic bile acid aid in emulsification, digestion and absorption of dietary lipids as well as being a form of bioactive lipid. जो हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर में बाइल एसिड प्रोड्यूस होता है, that bile acid is very much important for digestion of lipids. हमारी GIT में जितने भी lipids एज अ डाइटरी कॉन्स्टेंट आते हैं उसकी डाइजेशन के लिए, उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल एसिड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और इसके साथ साथ बाइल एसिड इटसेल्फ भी उसकी जो प्रॉपर्टी है इट इज लिपिड इन नेचर. ठीक है. सो until now we have covered how can we define a lipid and what is a proposed criteria for considering some compound as a lipid. उसके बाद हमने कवर किया some major functions of lipids. Now the classification of lipids. लिपिड्स को आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? बिकॉज इट इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, यू नीड टू क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स. ठीक है. तो इसको हम तीन ग्रुप्स में इसको हम क्लासिफाई करते हैं. अगेन दिस क्लासिफिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय ब्लूर. W.R. Bloor is a very prominent scientist who worked ऑन लिपिड्स इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स. ठीक है. उसने लिपिड की क्लासिफिकेशन पे भी काम किया. लिपिड पे बहुत एक्सटेंसिव वर्क है साइंटिस्ट का. सो अनदर क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय ब्लूर इज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स जिसने नाम दिया ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें आ जाते हैं आपके पास न्यूट्रल फैट्स एंड वैक्सेस. कंपाउंड लिपिड्स अगेन हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड लिपिड्स में क्या क्या आता होगा. ऐसे लिपिड्स जो किसी और कंपाउंड के साथ मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, दोस आर टर्म्ड एज कंपाउंड लिपिड, जिसमें आपके पास फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स आ गए. द थर्ड वन इज ड्राइव लिपिड्स. ड्राइव लिपिड्स इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन जो आपने प्रोटीन्स में भी पढ़ी हुई है कि ड्राइव प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो या तो इट्सेल्फ प्रोटीन से मिलके बनी हो या उनसे प्रोटीन बन सकती हो. इसी तरह ड्राइव लिपिड्स भी क्या होते हैं, जो या तो लिपिड से ड्राइव हुए हो या उनसे लिपिड्स बन सकते हो. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी these three classification in a esters of fatty acids with various alcohols. What are esters? जब भी कोई अल्कोहलिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपना एचाइन रिलीज कर दे और अल्कोहलिक ग्रुप अपना OH रिलीज कर दे तो वाटर की फॉर्मेशन के साथ ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ COOR ईस्टर ग्रुप. ठीक है. तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स. इसकी फर्स्ट क्लास है आपके पास न्यूट्रल फैट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी एज वेल, या जिसको आप ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का भी नाम देते हैं. These are triesters of fatty acids with glycerol. आपके पास glycerol का मॉलिक्यूल है. This is the glycerol molecule. This one
इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। 3 कार्बन की इसमें चेन होती है और इसमें यहाँ पे अभी इस वक्त फैटी एसिड अटैच्ड है, बट नॉर्मली इन दिस ग्लिसरॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बजाय उस पर आके फैटी एसिड आके अटैच हो जाए तो दिस टाइप ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एज ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, जिसको आप न्यूट्रल फैट का भी नाम देते हैं, और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा टीजीज ही प्रेजेंट होते हैं। The second type of simple lipids is waxes. Waxes are esters of fatty acid with higher monohydroxy aliphatic alcohols. ठीक है, हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल है और उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ वैक्सेस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होगा और उसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और ओपन चेन होगी, दैट विल बी एन एलिफैटिक अल्कोहल। ठीक है, अच्छा, वैक्सेस की भी हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं, ट्रू वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, विटामिन ए एंड विटामिन डी ईस्टर्स। ठीक है, ट्रू वैक्सेस क्या होते हैं? जो जो अभी मैंने आपको वैक्सेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है कि दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल, जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दे आर टर्म्ड एज ट्रू वैक्सेस। ठीक है, ट्रू वैक्सेस आर मोस्टली ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड विद सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल is an alcohol which has 16 carbon chain और अदर हायर स्ट्रेट चेन अल्कोहल। बस इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ कंपाउंड टू बी अ ट्रू वैक्स, कि उसकी जो कार्बन की चेन है दैट शुड बी अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल और उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जब फैटी एसिड आके अटैच हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रू वैक्स। ठीक है, अच्छा, सेकंड वन इज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। कोलेस्ट्रॉल इज अगेन अ टाइप ऑफ अल्कोहल जिसपे अगर अल्कोहलिक ग्रुप के साथ फैटी एसिड आके अटैच हो जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ग्रुप। इसी तरह से विटामिन ए और विटामिन डी का स्ट्रक्चर अगर आपको जहन में हो, अभी हमने पिछला टॉपिक यही कवर किया विटामिन का, तो उसमें भी आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर उन अल्कोहलिक ग्रुप में फैटी एसिड आगे अटैच हो जाएं विच आर मोस्टली पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देंगे विटामिन ए एंड विटामिन डी ईस्टर्स का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स और विटामिन ए एंड विटामिन डी ईस्टर्स को आप ट्रू वैक्सेस क्यों नहीं कंसिडर करते? बिकॉज वैक्सीज की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट शुड बी अ मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल। अब विटामिन ए, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एक ही प्रेजेंट है, बट ऑल 3 ऑफ दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि वैक्सीज की डेफिनेशन क्या कहती है कि द अल्कोहल मस्ट बी एन ओपन चेन कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? ओके, so the most important example of a simple lipid is triacyl glycerol। इसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कार्बन 3 कार्बन की चेन होगी जिन पे तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और उन तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा विद अ लॉन्ग चेन विद अ फैटी एसिड चेन, तो उसको आप नाम देंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का। ठीक है, अच्छा, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से हमारे पास 3 तरह के सिंपल लिपिड्स बन सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अगर सिर्फ ये आपके पास जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है इसमें अगर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन होगी फैटी एसिड की तो इट विल बी कंसिडर्ड अ मोनोग्लिसराइड। इसी तरह से अगर इसमें 2 ग्रुप्स पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है इट विल बी कंसिडर्ड अ डाइग्लिसराइड, और अगर इसमें तीनों ग्रुप्स पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है तो इट विल बी कॉल्ड अ ट्राइग्लिसराइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड लिपिड्स। Compound lipids are esters of fatty acids containing groups other than and in addition to an alcohol and fatty acids। ठीक है, simple lipids आपके पास कैसे compounds हैं? Which contain an alcohol and a fatty acid which are joined together by ester linkages। ठीक है, लेकिन कंपाउंड लिपिड्स में आपके पास अल्कोहल और फैटी एसिड्स के अलावा भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की केमिकल नेचर क्या होगी? दे आर सब्स्टिट्यूटेड फैट्स कंटेनिंग इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सबसे पहली चीज फॉस्फोलिपिड में क्या प्रेजेंट होगी? फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे,
और इसमें अल्कोहल कौन सी होगी, ग्लिसरॉल। उसके अलावा इसमें phosphoric acid residue will be present and a nitrogenous base and other substituents। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉस्फोलिपिड की क्या है कि इसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के साथ साथ एक तो फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट है, साथ में उसमें उसके पास एक नाइट्रोजनस बेस भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट दीज फोर आर द मेजर मार्कर्स ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। Examples include phosphatidylcholine, which is also called as lecithin, phosphatidylethanolamin, which is also called as cephalin, phosphatidylinositols, which is also called as lipositols, and phosphatidylserine, plasmalogens, sphingomyelins, etc. अब ये फॉस्फोलिपिड्स, इनके क्या रोल्स हैं, इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम डिटेल में जब कंपाउंड लिपिड्स को स्टडी करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दीज। The next type of compound lipid is glycolipid. Again, the name indicates that glyco is used for carbohydrates. Lipid containing carbohydrate moiety are called as glycolipids. They contain a special alcohol called sphingosine or sphingol and nitrogenous base in addition to fatty acids, but does not contain phosphoric acid or glycerol। ठीक है, आपके पास जो फॉस्फोलिपिड्स थे उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, एक तो फैटी एसिड चेन थी, वो इसमें भी प्रेजेंट होगी। दूसरा फॉस्फोलिपिड में क्या प्रेजेंट था, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की जगह ग्लाइकोलिपिड में कौन सी अल्कोहल प्रेजेंट होगी, स्फिंगोल, ठीक है। स्फिंगोल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल जिसका स्ट्रक्चर आपके लिए एक टास्क है। आपने, मैं एक फोरम पोस्ट करूंगी, आपने स्फिंगोल का जो स्ट्रक्चर है उसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके उसका इमेज लेके आपने एज एन असाइनमेंट इसको सबमिट करना है, ठीक है। LMS पे आपके ये अवेलेबल होगा, आपने इसको आफ्टर क्लास विद इन 24 आवर्स आपने इस चीज़ को सबमिट करना है, स्फिंगोल का स्ट्रक्चर बना के आपने पोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट होगी, बट इसमें क्या एब्सेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड विल नॉट बी प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज, ग्लाइकोलिपिड में क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल लिपिड्स। द सेकंड वन इज अल्कोहल व्हिच इज स्फिंगोल। द थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। दो तरह के आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। अगेन क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड इज सल्फोलिपिड्स। Again, the name indicates that these lipids will contain sulfate groups. Next to classification are aminolipids or proteolipids and lipoproteins. अच्छा, aminolipids, the name indicates that it must have amino acids and lipids. Okay. और lipoproteins, again the name indicates there will be lipids present and proteins. So इन दोनों में basically difference क्या है? Proteolipids are actually a group of compounds that can be defined as all proteins containing covalently bonded lipid moieties including fatty acids, ठीक है। अच्छा, प्रोटियोलिपिड्स किस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट होंगे बट दे विल बी बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अमाइनोलिपिड्स और प्रोटियोलिपिड्स आप ऐसे कंपाउंड्स को कह रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। और लाइपोप्रोटीन्स किस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें लिपिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है प्रोटीन्स के साथ। लिपिड्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या है कि लिपिड एंड प्रोटीन विल बी नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड, ठीक है। ये जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में, इस तरह के कंपाउंड्स अमूमन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जो लिविंग थिंग्स के प्लाज्मा होता है उसमें ये इस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो अमाइनोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, बोथ ऑफ दीज विल हैव अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, proteins and lipids, but aminolipids will have covalent bonds connecting proteins and lipids, while the lipoproteins will have non-covalent bonds connecting lipids and proteins. Okay. Now the next one is derived lipids. Derived lipids are obtained by hydrolysis of those given in group 1 and group 2 which still possess the general characteristics of lipids. अच्छा, इसमें आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस होता है हमारे पास इन द एंड जो प्रोडक्ट आती है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है इन द एंड हमारे पास अमाइनो एसिड्स आते हैं विच आर प्रोटीन इन नेचर,
बट व्हेन वी हाइड्रोलाइज द लिपिड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इन दी एंड सिर्फ लिपिड्स ही आए। फैटी एसिड्स, अगर लिपिड के हाइड्रोलिसिस के बाद हमें फैटी एसिड मिल रहे हैं तो आप उनको लिपिड्स क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हाइड्रोलिसिस के पास बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, हम उसको अगेन ब्लूर्स क्राइटेरिया पे चेक करते हैं कि ब्लूर्स, अकॉर्डिंग टू ब्लूर्स क्राइटेरिया, वो अगर उन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ओनली देन वी कैन क्लासिफाई इट एज अ ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। इसी तरह से मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स हैं, हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो सबसे पहले इसमें से एक फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा। तो वो जो फैटी एसिड रिमूव हुआ है, दैट फैटी एसिड इज स्टिल अ लिपिड, और ये डाइग्लिसराइड का जो मॉलिक्यूल है, दैट वाज दिस इज आल्सो अ ड्राइव लिपिड। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो अब क्या होगा कि इसमें से एक और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल निकल गया, नाउ इट इज अ मोनोग्लिसराइड। स्टिल इसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट विल बी कंसिडर्ड अ लिपिड। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फैटी एसिड, अब इसके अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को कुछ जो हमारे पास ऑथर्स हैं, they classify it as a lipid, but mostly it is not considered as a lipid. Why? बिकॉज ग्लिसरॉल जो है वो एक हाईली पोलर कंपाउंड है, और जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास जो ब्लूर्स क्राइटेरिया है कि द लिपिड्स मस्ट बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ग्लिसरॉल उसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो ग्लिसरॉल is sometimes considered as a dry lipid and mostly it is not considered as a dry lipid, okay। अगर आपके पास अल्कोहल्स ऐसी आ रही हैं हाइड्रोलिसिस के बाद जो ब्लूर्स क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, विटामिन डी, ऑल ऑफ दीज आर फैट सॉल्युबल अल्कोहल्स। सो अगर इस तरह के अल्कोहल्स आपके पास हाइड्रोलिसिस के बाद आई हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्राई लिपिड, ओके। नाउ जो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव्ड, उसके अलावा भी कुछ लिपिड्स हैं जो ब्लूर्स क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, बट वो इन तीनों ग्रुप्स में फॉल नहीं करते। तो इन ग्रुप्स को हम एज अ मिसलेनियस ग्रुप डिफाइन करते हैं। व्हाट आर दोज मिसलेनियस लिपिड्स? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड आइसोक्टेडिकेन फाउंड इन लिवर फैट एंड सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन बीजवैक्स एंड प्लांट वैक्सेस, ठीक है। उसके अलावा कैरोटीनाइड्स जो हैं आपके पास विटामिन ए के में, आप इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कैरोटीनाइड्स जो हैं वो अगेन दे आर अ फैट सॉल्युबल कंपाउंड, सो दे आर आल्सो classified as lipids. Squalene is a hydrocarbon found in shark and mammalian liver and in human sebum, बहुत ही important compound है, again it is classified as a lipid. Vitamin E and vitamin K can also be classified as lipids. Why? Because again they are fat soluble in nature, they are utilizable by human body, और इसके अलावा insoluble in water होते हैं, तो ये ब्लूर के सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दे आर classified as miscellaneous type of lipids. ओके, दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इन तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे।